हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो दोस्तों, पेश है आज, जैसा कि आपने डिमांड किया था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डील करने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने बोला था बिल्कुल सारे सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो मिशन है अभी, जो ट्वेल्थ के लिए, क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के लिए जो मिशन है, वो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में किस तरीके से क्या किया जाए, क्या कौन सा स्टेप लिया जाए कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, टू स्कोर हायर मार्क्स। इट इज़ आवर मिशन। ये मिशन है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा अव्वल दर्जे का आप इंसान बने और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मिले। और इस श्रेणी में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग शुरू हो चुके हैं, चालू कर दिए हैं अपना जो भी सीरीज बात करने वाले हैं। आप बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर के 2020 तक के सारे सवाल जो भी आए हुए हैं, जो भी, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, सारे प्रीवियस ईयर्स बायोलॉजी के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से देखते हैं, अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से देख पाते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आपके 75 to 80% आपके मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़रा सोचिए, 2009 से 2020 तक कहीं ना कहीं 12 से 13 साल का गैपिंग हो जाता है। तो 12 से 13 साल में जो क्वेश्चंस आए होंगे वो कहाँ से आए होंगे? आपके चैप्टर से आए होंगे बेसिकली। तो चैप्टर से क्वेश्चंस कहाँ से आए होंगे? वो हर कंसेप्ट से उठाया होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस। हो सकते हैं वैसे कुछ क्वेश्चन टैली करे, कुछ क्वेश्चन मैच करे। तो अगर वो सारे के सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये चांसेस बन जाते हैं कि आपके कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आए। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा सर? एग्जामिनर, अगर सोचिए, जो क्वेश्चन सेटर है वो कहाँ से बनाएगा, सेट करेगा क्वेश्चन? बुक से ही, कंसेप्ट से ही। और कंसेप्ट्स के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में पिछली बार या फिर उससे पहले की बात करें तो वहाँ पे पूछे जा चुके हैं। तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका फ़ायदा होने वाला है। अगर प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपने देख लिया पूरी तरीके से, तो आपका मैक्सिमम परसेंटेज, मतलब 75 to 80% आपका आसानी से पेपर्स में क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और उससे ज़्यादा की अगर चाहत है तो इसके बाद करना क्या आपको, इसके बाद की स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा आपको समय के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चेक करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, इसका यहाँ पे सोल्यूशन सारे के। बुक्स को स्टडी करना है लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी स्टडी करें। मैक्सिमम आपका 95 से एबव आपका आएगा, अगर पूरी तरीके से 100 भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। आज हमारे पास लाए हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2020 में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपका स्क्रीन पे, जैसा कि आप बात करते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, वैसे क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जो चीज़ें क्या है यहाँ पे 2020 में पूछे गए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2020 में पूछे गए सवाल, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ बयां कर रही है कि आपके 2020 में पूछे गए सवाल ही यहाँ पे डिस्कस होंगे। और दोस्तों, आप ये चीज़ आप सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर पूरा एक ही वीडियोस में अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग उसको फ्रैगमेंट में डिवाइड करके और उन चीज़ों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है एक वीडियो में आपका 3 से 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, 7 क्वेश्चन हो, लेकिन फ्रैगमेंट में तोड़ तोड़ कर हम लोग क्या करेंगे, हर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हर चीज़ों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका वीडियोज छोटा रहे और आपको हर चीज़ें आसानी से समझ में भी आए। ठीक है। तो आज 2020 में पूछे गए जो भी सवाल हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं, उन चीज़ों को देख लेते हैं और तब जाके हम लोग आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। राइट, चलिए। तो आज के क्वेश्चंस का पहला सवाल ज़रा देखते हैं स्क्रीन पे आपके। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे आपको पहले बताया
कि बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा उन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। 20 देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 209 to 2020। चलिए 2009 से 2020 तक के सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लास 12th बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके और आपके प्रीवियस बोर्ड्स 2020 का, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चंस अगर बात करते हैं मार्किंग स्कीम भी लिखा जाएगा कि कितने मार्क्स का वो एग्जाम पार्टिकुलर ईयर में क्वेश्चंस वो आए हुए थे, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास, पहला क्वेश्चन अगर आपके पास बात करते हैं तो लिखा हुआ है राइट ब्रीफ नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान से देखिएगा पूरी क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो अगर क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ज़रा देखिए हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन, है ना। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन हाइड्रोकार्बन है, स्मोक है और एसिड रेन। और इनसे अगर बात करते हैं क्वेश्चंस कितने के नंबर के आए हुए हैं, तो इनके क्वेश्चंस आप देख रहे हैं जहाँ तक यहाँ पे 2 नंबर के आए हुए, राइट। तो इन तीनों क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम्स ने 2 नंबर का वो चीज़ प्रपोजल रखा था, राइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास देखते हैं। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लेनेशन हमारे पास अपने लैंग्वेज में है, सो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, गलती होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि आपको अगर बात करते, अगर ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा हैरानी इसलिए होगी क्योंकि ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन तो है ही, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो सो उसके लिए टेंशन ना लें। बहुत ही आसान भाषा में आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है containing carbon and hydrogen only। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं तो CH और ऊपर से एक H। अगर याद आ रहा होगा ये चीज़ तो कहीं ना कहीं ये मिथेन का है, राइट। CH4 आपका क्या है, मिथेन का है, और ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, है ना। चलिए, तो हाइड्रोकार्बन क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। और इसमें ये 3 तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन आपका 3 तरह का होता है, अल्कीन और अल्काइन। 3 तरह के होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिए, अल्केन आर सैचुरेटेड। अल्केन क्या सर, सैचुरेटेड होता है। मतलब कि यहाँ पे जो कह रहा है सर, अल्केन में क्या होता है मैं बता दूँ आपको। अल्केन में आपका कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन में आपका जो चेन होता है ओपन हाइड्रोकार्बन चेन होता है। चेन आपका यहाँ पर कभी भी क्लोज्ड नहीं होता है। चेन अभी आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में आपका क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। चीज़ें दूसरी चीज़ बात करते हैं यहाँ पे, ओपन चेन आपका कहने का मतलब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ये अब अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, राइट। ये आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, जरा देख लीजिए, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड होगा ही, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड। और जहाँ पे मैं ये चीज़ें डिनोट कर रहा हूँ ना सर, जहाँ पे मैं ये चीज़ें डिनोट कर रहा हूँ, ये चीज़ें जो डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला, ये यहाँ पे इस जगहों पे आपका क्या दूसरा एलिमेंट्स बैठेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे ये चीज़ें बात करते हैं तो यहाँ पे आपके कार्बन बैठेंगे। हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे क्या बैठेंगे, आपका हाइड्रोजन बैठेंगे, कार्बन नहीं बैठेंगे। सर ध्यान से सुनना है आपको। अल्केन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, और इसमें आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है, कम से एटलीस्ट 1 आपका उसमें डबल बॉन्ड होगा। अल्कीन में आपका एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है। जैसे ये बात करते हैं, ये आपका क्या है, अल्कीन। और अल्कीन सैचुरेटेड ना होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन में आपका ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे
कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही, तो इसको बोलते हैं अल्काइन, और ये भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो तीनों में से सबसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है? अल्केन। अल्केन के आपके फ्री एंड पे हाइड्रोजन लगता है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्मोक। स्मोक क्या है सर? जरा देखते हैं स्मोक। Smoke is a cloud of very small solid particles. Smoke is a cloud of very small particles that is made when something is burnt with a flame, such as wood or paper. कह रहा है कि smoke क्या है आपका? Smoke क्या है सर आपका? Small cloud है। Small cloud है मतलब कि ये एक छोटा सा बादल है। किस चीज़ का? सॉलिड पार्टिकल्स का। सॉलिड पार्टिकल्स कहने का इन द सेंस जब भी आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो जब फ्लेम के साथ वो जलता है तो उसमें से कुछ निकलता है जो क्या करता है, बादल का रूप ले लेता है। आपने देखा होगा, आपके सराउंडिंग में देखने को मिलता है स्मोक, धुआं जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ वो उसकी पूछ रहा है। जैसे कि आप अगर पेपर या लकड़ी को, ये पेपर या आपके लकड़ी को जलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आसानी से वहाँ पे स्मोक दिखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मोक इज ए क्लाउड ऑफ क्या? चलिए, smoke is a cloud of very small solid particles that is made when burnt with something is burnt with flame। तभी बनेगा जब किसी भी चीज़ को आप फ्लेम के साथ अगर जलाएंगे, राइट। जैसे कि लकड़ी और आपका यहाँ पे दो चीज़ एग्जांपल दिया हुआ। चलिए क्लियर। तीसरी चीज़ बात करते हैं यहाँ पे। तीसरी चीज़ कह रहा है कि स्मोक, इसके बारे में एक और पॉइंट मैंने लिखा है, स्मोक आपका बैड हो सकता है, स्मोक आपका खराब लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये अगर इंसान के फेफड़े में जाता है, इफ़ इट गोज़ इनटू द लंग्स ऑफ ए पर्सन, इट कैन हर्ट देयर लंग्स और किल इन देम। तो ये क्या कर सकता है, उसको हर्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, हर्ट कर सकता है, उसके लंग्स को क्या कर सकता है, हर्ट कर सकता है, या फिर उसको मार भी सकता है। उस इंसान को जान से भी मार सकता है, मतलब कि उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर ये स्मोक इतना ख़तरनाक है सर, स्मोक ख़राब हो सकता है कैसे? अगर ये चीज़ आपके इंसान के लंग्स में जाता है, अगर इंसान के लंग्स में जाता है तो उसको क्या करता है, हर्ट कर देता है, लंग्स को ख़त्म कर देता है, या फिर किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाता है, और उस इंसान को हो सकता है कि ज़्यादा अगर हो जाए तो मर भी सकता है। जैसे कि अगर हाउस फायर आग लगती है तो यहाँ पे स्मोक क्रिएट होता है। अगर हाउस फायर में मतलब घर में आग लगती है तो यहाँ पे स्मोक क्रिएट होता है और वो बैड होता है। चीज़ें क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आपके पास, पहला ही क्वेश्चन में आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड रेन बताइए सर, एसिड रेन क्या है? एसिड रेन बताइए, आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है एसिड रेन क्या है। चलिए देखते लेते हैं एसिड रेन क्या है। हर चीज़ें आपको एकदम पूरी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेगा, राइट। देखिए, एसिड रेन इज अ रेनफॉल ऑन एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन with a pH value pH less than 5, यहाँ पे लिखा हुआ pH less than 5। यही चीज़ याद रखिएगा कि एसिड रेन का जो भी pH वैल्यू होता है वो 5 से कम होता है। एसिड रेन का pH वैल्यू जो होता है 5 से कम होता है। चीज़ें क्लियर है आपको? चलिए, और आपका बात कर रहा है इसके पास हार्मफुल इफेक्ट होता है प्लांट्स पे, एक्वेटिक एनिमल्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब जो भी घर होता है ना सर, घर मकान, इन चीज़ों पे आपका इस पे हार्मफुल इफेक्ट, क्षतिग्रस्त करता है। कौन? एसिड रेन। जैसे कि आप बात करते हैं ताजमहल, देखिएगा तो ताजमहल को अभी देखने के जो कंडीशंस मिला है और जो जब बना हुआ था उस कंडीशंस में देखिएगा तो कहीं ना कहीं वो धूमिल पड़ गया है और वो थोड़ा सा पहले की तरह उतना मजबूत नहीं रह गया है। हाँ, लेकिन अभी मजबूत है, लेकिन आने वाले समय में उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वहाँ के अगल बगल एक जो ऑयल आपका प्लांट है उससे आपका एसिड रेन निकलता है। यमुना करके कोई प्लांट्स है तो उससे आपका एसिड रेन निकलता है, और उस एसिड रेन का इफेक्ट उससे आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और उससे एसिड, जब रेन होता है तो रेन में वो मिक्स हो जाता है और उस रेन को क्या बनाता है, एसिड रेन बना देता है। सर क्वेश्चन आता है कि क्या एसिड रेन ऊपर से ही आता है? नहीं सर, वो तो रेनफॉल होता है ना। रेनफॉल होता है जब कोई भी चीज़ें वहाँ पे मिक्स हो जाती है, वहाँ सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं तो प्रेसिपिटेशन करके वो चीज़ मिक्स हो जाती है तो उस रेन का आपका pH वैल्यू घट जाता है।
पीएच वैल्यू घट जाता है और उसका इफेक्ट हो जाता है आपका प्लांट्स पे भी नुकसान करता है और एक्वेटिक एनिमल्स को तो करता ही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी करता है। कैसे ये चीज़ होता है मैं बताऊंगा आपको। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस वाटर के साथ जब कंबाइन करता है तो ये चीज़ें आपका एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखते हैं कि ये प्रोसेस है इतना ही नहीं है, ये प्रोसेस है जितना आसान आपको लग रहा है उतना है नहीं। ज़रा देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या होता है। आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे अगर तो HO2 आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2SO4 बन रहा है, राइट। क्या इतना आसान होता है? आपने तो बोला यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं होता है। बस यहाँ पे शॉर्टकट में दिखाया गया है। देखिए मैं इसको लॉन्ग कट में दिखाता हूँ कैसा होता क्या चीज़ें, ऐसा होती क्या है। होता क्या सर, SO2 की बात आप बात करें ना सर। SO2 जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बनता है HO3। अब HO3 की बात करते हैं। जब H2O के साथ मिलता है, H2O के साथ मिलता है तो यहाँ पे बनता है आपका H2SO4 तब जाके आपका एसिड रेन बनता है। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ऐसे नहीं बनता है, इतना आसान नहीं होता है। ये जितना आसान आपको यहाँ पे दिखाया गया है उतना आसान नहीं होता है। दूसरी चीज़ कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ये भी मैं दिखाता हूँ। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि कैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड ये मिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NO3। क्या बनाता है? NO3। क्या बनाता है सर? NO3। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश किया। अब NO3 H2O के साथ मिक्स करेगा। NO3 H2O के साथ जब मिक्स करेगा तो यहाँ पे बनता है क्या? NO3 प्लस HNO3 प्लस HNO2 बनता है और इस तरीके से आपका एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर चीज़ें हुई है या नहीं? चलिए ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आपके देखते हैं। मतलब एसिड रेन आपका क्या है? एसिड रेन इज अ रेनफॉल ऑन एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विथ अ pH वैल्यू लेस देन 5। इसका pH वैल्यू कितना होता है? लेस देन 5 होता है। और दूसरी चीज़ बोलते हैं इसका हार्मफुल इफेक्ट किस पे, इसका नुकसान किसको नुकसान करता है? तो प्लांट्स को नुकसान कर सकता है, एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान कर सकता है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका घर जो बड़ा मकान है या फिर बिल्डिंग जो भी कारखाना बना हुआ है उसको नुकसान कर सकता है। ये चीज़ समझ में आ रही बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है। ये तो आपकी 2 नंबर का क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। तीनों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगर तीनों लिखते हैं तो आप 2 नंबर का आपके हकदार हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन था आपके पास, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब पेस्ट मतलब होता है कीट। पेस्ट में होता है कीट। अब वो सर वो वाला कीट नहीं जो आप सोच रहे हैं कि वो जिससे होता है ना कीट किसी भी चीज़ का, वो वाला कीट नहीं। कीट में से यहाँ पे कीड़ा होता है। कीट में कीड़ा होता है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट में अवरोधक होता है। मतलब कि वैसे प्लांट्स जो आपका जिसपे पेस्ट का ये बस ना चले, अगर पेस्ट उस पर आए हुए तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब पेस्ट को रेजिस्ट कर सके, जो बर्दाश्त कर सके, जो उससे छुटकारा पा सके, वैसे प्लांट्स। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं आपको कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट वैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं। मतलब कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसके जीन्स में, अगर प्लांट्स के जीन्स में कुछ चेंजिंग करके वैसे चेंजिंग किया गया ताकि वो पेस्ट से नुकसान रहित रहें, मतलब नुकसान ना हो। इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स which has resistant to द पेस्ट के साथ वो चीज़ रजिस्ट कर सकता है। पेस्ट के पास उस पर कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है।
पेस्ट इंक्लूड एनी स्पेसिस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, टर्माइट्स। पेस्ट में कुछ भी हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, ये आपका ये माइट्स हो सकता है, ये इनमें से चारों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, आपका इंसेक्ट्स हो या फिर माइट्स हो। पेस्ट क्या करते हैं सर? पेस्ट आपका लैंड डिग्रेडेशन करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन में भूमि स्खलन करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमि स्खलन, मतलब कि ज़मीन को नुकसान पहुंचाते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उसकी उत्पादन शक्ति होती है, जितना वो उत्पादन कर सकता है उसको क्या करता है? उसको कम करता है, रिड्यूस कर देता है। अब जाहिर सी बात है सर कि सपोज कीजिए, मतलब एक तरह से बोलेंगे कि प्लांट्स को रोग लग गया, ये सुनो, तो अगर प्लांट्स को अगर रोग लग गया तो जो जिस कंडीशंस में वो हेल्दी कंडीशन में जो आपका जितना प्रोड्यूस कर सकता था, अब उसमें पेस्ट पकड़ लिए हैं, उसमें कोई उसको उस पर हावी हो गया है, मतलब अपना न्यूट्रिशन उससे ले रहा है, तो ज़रा बताइए क्या वो उतना प्रोड्यूस कर पाएगा जितना कि पहले करता था? बिल्कुल नहीं ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे होगी कि प्रोडक्टिविटी को क्या करता है? ये कम करता है, मतलब कि क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी जितना प्रोड्यूस कर सकता है उससे कम हो जाता है। समझ में आ रही है मेरे दोस्त? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज बीटी क्रॉप्स। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को आपका बीटी क्रॉप्स भी बोलते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को क्या बोलते हैं? बीटी क्रॉप्स। याद रखिएगा इन चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, वहाँ पे एक बीटी क्रॉप्स दिया रहेगा, तो बीटी क्रॉप्स आपको सेलेक्ट कर देना है। क्लियर चीज़ है? बीटी क्रॉप्स इसको कहा जाता है डेट आर हार्मफुल टू द पेस्ट अफेक्टिंग देम, और जो किसके लिए नुकसानदायक होता है? वैसे पेस्ट के लिए नुकसानदायक होता है जो उसको अफेक्ट करने के लिए आते हैं। मतलब ये ऐसे प्लांट्स है ना सर, ये उसका भी बाप निकला, ये आपके पेस्ट के भी बाप निकला। कैसे कि जब जैसे पेस्ट आपका आता है, जैसे पेस्ट आता है तो ये क्या करते हैं? उसको नुकसान पहुंचा देता है। कौन? ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, राइट। चलिए, और उसके बाद तो वो चीज़ समझ ही जाएगा वो क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अब बहुत ही आसान है, कह सकते हैं इसको। डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में आपको क्या करना है? डिफरेंसेस बताना है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंसेस बताना है। आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आप आज से नहीं, ये चीज़ें आप अगर क्वेश्चन आ गया तो सोने पे सुहागा इसलिए हो जाता है क्योंकि इन चीज़ों को आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। 8th क्लास से ही आप ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हो। 8th क्लास से सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज में अपने लेवल के हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। और क्या है, उन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट किया है। हम लोगों ने कलेक्ट किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वो चीज़ें मिल जाए, ज़्यादा बिना मेहनत किए ही आपको वो चीज़ें हासिल हो जाए। तो ज़रा देखिए, आंसर्स आपके पास 4 पॉइंट्स, हम लोगों ने 3 से 4 पॉइंट्स आपको रखे हैं। और ये चीज़ यहाँ पे एग्जांपल भी देना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस में आपका एग्जांपल भी है, सो आप रिफ्रेश ये बैक करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में एग्जांपल भी है। पहला कह रहा है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले लिखा हमने और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाद में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे प्लांट्स में होता है जिसमें वर्टिब्रेट्स नहीं होते, इनवर्टिब्रेट। इट अकर्स इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स वाले एनिमल्स में होता है। दूसरी चीज़ लोअर कॉर्डेट्स में होता है। और प्लांट्स वैसे प्लांट्स में होता है जिसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ज़्यादा पेचीदा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ना हो, बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ ना हो, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें होता है। मतलब कि सिंपल प्लांट्स, लोअर कॉर्डेट्स और आपका लोअर इनवर्टिब्रेट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज़ बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इट अकर्स ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ये सारे के तरह के एलिमेंट्स में होता है। और अधिकांश बात करें तो हायर प्लांट्स में, अधिकांश आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपके हायर प्लांट्स में, मतलब बड़े बड़े प्लांट्स में पेचीदा जिसका होता है, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे वैसे प्लांट्स में मैक्सिमम ये चीज़ें देखने को मिलता है। हम लोग में भी बात करते हैं तो सर हम लोग में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैट्स में ये आपके डॉग्स में, इन चीज़ों में क्या भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कह रहा है सर कि इट इज़, चीज़ें समझ में आ रही है? चलिए, दूसरी चीज़ें कह रहा है यहाँ पे
कि इट इज़ यूनिपेरेंटल। इसका मतलब ये है कि यूनिपेरेंटल कहने का मतलब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे 2 पेरेंट्स की जरूरत ना होती है, 1 पेरेंट की जरूरत होती है। यूनिपेरेंटल मतलब यूनि मीन्स 1, यूनिट से बना है, और यूनिट का हिंदी आपको पता है इकाई, मतलब यहाँ पे 1 पेरेंट सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1 से काम ना चलेगा, यहाँ पे 2 के 2 चाहिए, राइट। दूसरी चीज़, 2 चीज़ें हमारे पास पॉइंट्स हो गए। तीसरा एग्जाम्पल्स हमें लिखना है, 3 पॉइंट्स 2 नंबर का है एग्जाम क्वेश्चन, तो आप कितना नंबर में लिख सकते हो, ये चीज़ आसान है। 30 से 40 अगर कोशिश हो तो 30 से 35 या फिर 25 से 35 वर्ड्स अगर लिख सकते हो तो वो बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। उतना में आपका 2 मार्क्स आसानी से मिल सकता है। क्लियर चीज़ें। चलिए, अगर 20 से 25 भी लिखते हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल्स पूछ रहा है तो यहाँ पे बाइनरी फिशन आपको देखने को मिलता है ना। बाइनरी फिशन अमीबा याद कीजिए, आपका फ्रैगमेंटेशन होता है जिसमें आपका बॉडी का पार्ट्स टूट जाता है बहुत सारे टुकड़ों में, 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में, और वो आसानी से वो चीज़ क्या करता है, जुड़ जाता है। वो जुड़ नहीं जाता, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। स्पॉर फॉर्मेशन याद कीजिए, वहाँ पे स्पोरेंजियम है ना, ये चीज़ स्पोरेंजियम, ये सारे का सारा चीज़, स्पोर्स, ये सारा चीज़, मतलब बडिंग ऑफ हाइड्रा, ये भी चीज़ें यहाँ पे एग्जांपल है इसका। इसकी तरफ बात करते हैं सर, इसकी तरफ बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिंगामी और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सिंगामी क्या होता है, सिंगामी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, बस इतना है। अगर है तो ये चीज़ इसको बोलते हैं आपका सिंगामी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और कंजुगेशन भी इसका एग्जांपल है। तीनों चीज़ें मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, राइट। तो ये तीनों सवाल आज के सब्जेक्टिव के रूप में आपके पास प्रस्तुत किए गए। कैसा लगा ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और कैसा लगा ये क्वेश्चंस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको ये क्वेश्चंस पहले से याद थे या फिर आज आपको ये पता चला। मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें क्वेश्चंस याद होंगे, क्योंकि आपका पहले चैप्टर्स का ही है ना। पहले चैप्टर्स से कुछ क्वेश्चंस निकल के आ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले से निकल के आ रहे थे, तो कोई कहीं और से, तो कहीं और से। तो 3 क्वेश्चंस थे, और तीनों बहुत ही जानदार क्वेश्चंस थे, और आपके 2020 में पूछे गए सारे सवालों में से सबसे पहला तीनों क्वेश्चन आपका तीनों क्वेश्चन यही था आपका। 2020 में पूछे गए पहले सवाल 3 यही थे सब्जेक्टिव के, राइट। सेक्शन सब्जेक्टिव का पहला सेक्शन में, सब्जेक्टिव के पहले सेक्शन में, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ। सो कैसा लगा वीडियोस आप ज़रूर बताइएगा दोस्त। इसके चौथा क्वेश्चन से लेकर के आगे के वीडियोस भी हम बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं, और तब तक उस चौथे से 7वें तक या फिर 10वें तक जितने भी क्वेश्चंस का जो अगला वीडियोस बनेगा, उससे पहले हम लोग आपको 2029 का, मतलब इससे पहले हम लोग 2029 का ऑब्जेक्टिव्स आपको पहुंचा रहे हैं। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। अब यहाँ पे चीज़ें इसलिए 2019 क्वेश्चन आता है आपके पास, 3 क्वेश्चन क्यों सर? आप इसको इस तरीके से मानिए कि होमवर्क है। जैसे कि मैं अगला वीडियो से लाने तक आप ये कसम खा लीजिए कि जितने क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए वो क्वेश्चंस को मुझे कंप्लीट कर लेना है, मतलब अगले वीडियोस आने तक कंप्लीट कर लेना है। क्यों? ताकि अगले वीडियोस आने तक पीछे वाला काम ना रहे। तो हमारी चीज़ें क्या होती है, रिवाइज होती जाएगी और पूरी तरीके से पूरा याद होता जाएगा। It's all for today. Thank you, class. Have a nice day. Stay healthy, stay alive, stay happy forever. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी का।